बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज एक बड़ी ही डिफरेंट एंगल से मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने एक बात रियलाइज़ की है कि एक पॉइंट आता है हमारी ज़िंदगी में जब हम, जैसे कि अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं यंगस्टर हूँ या मैं टीनेज में हूँ। जब हम यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, तो तब हम बात करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एक टीनेजर या एक यंगस्टर क्या सोचता है। जब हम बड़े होते हैं, जैसे मेरी नई नई जब शादी हुई, वो मामलात सारे हुए, उससे रिलेटेड मैं बात करती थी। अब जब मैं बात करती हूँ तो मैं एक एक्सपीरियंस्ड इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। लेकिन बीइंग एन एंकर, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं एज अ पेरेंट बात कर रही हूँ कि बच्चों के साथ हमें ऐसे पेश आना चाहिए, तो बच्चों का नज़रिया या बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ लेके चलना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हम सिर्फ उन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं जो हमसे डायरेक्टली रिलेट करती हैं। जैसे कि नौकरी करना और जॉब के क्या मसाइल हैं, छोटे बच्चों को संभालने के क्या मसाइल हैं। हम ये भूल जाते हैं कि छोटे बच्चों के क्या मसाइल चल रहे होते हैं, या जो बच्चे स्टूडेंट लाइफ में हैं या कॉलेज लाइफ में, उनके क्या मसाइल हैं। तो जब भी सोचें, स्पेशली जब आप पेरेंट्स हैं या आप इस पोजीशन में हैं, जैसे आप बॉस हैं। अब एक बॉस है, सीईओ है कंपनी का, या चेयरमैन है या चेयरवुमन है किसी कंपनी की, तो ये याद रखने वाली बात है कि वो उस स्टेज पे, इस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे उम्र कम से कम 55 ईयर्स है। अब उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी उम्र कोई 18 साल, मतलब कोई 21 साल, कोई 22 साल, कोई 26 साल, कोई 30 साल। अब उम्र में तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन जो यंगर जनरेशन उनके पास काम कर रही है, उसको साथ भी तो लेके चलना है। तो अगर सिर्फ इन पे रोब जमाया जाएगा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनका पर्सपेक्टिव नहीं सुना जाएगा, तो व्यूअर्स, आजकल की दुनिया में तो फिर काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो आज जिस एंगल को मैंने पकड़ना है, वो मैंने यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है कि ज़रूरी नहीं है। पहले हम एक ही बात करते थे कि भाई उम्र के साथ ही एक्सपीरियंस आता है, उम्र के साथ ही इंसान को चीज़ों की समझ आती है, या स्पेशली अगर आप काम की या मीडिया या किसी भी फील्ड की बात करें तो लोग कहते हैं विद एक्सपीरियंस बंदा चीज़ें सीखता है। लेकिन मैं इससे एक मुख्तलिफ बात आज कहना चाहूँगी, जो मैं हमारी आजकल की यंगर जनरेशन में देख रही हूँ, और जो सच्ची बात है, मेरे माँ बाप और हमारे पेरेंट्स, मेरी एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स भी यही कहते थे जब हमारे बच्चे छोटे होते थे कि एक्सपीरियंस जो है वो उम्र के साथ ही आता है। मैं ये कह रही हूँ कि शायद सिर्फ उम्र से एक्सपीरियंस नहीं आता। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आईटी की दुनिया देखें। आईटी की दुनिया में आजकल 22-23 साल का बच्चा वो काम कर रहा है, 18 साल के बच्चे वो काम कर रहे हैं जो एक 45-50 साल का बंदा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी, जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, जैसे आईटी की अगर बात करें, तो उन्होंने उसमें सबसे नई इनोवेशन, सबसे नई चीज़ें सीख के उन चीज़ों को काम में इम्प्लीमेंट करते हैं या काम के अंदर अपने लेके आते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपकी उम्र ज़्यादा है किसी से, आपका उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो। मेरे अपने साथ ही हो चुका है। मैं जब मीडिया की फील्ड के अंदर आई तो हमज़ा, मतलब प्रॉपर्ली जब काम करना शुरू किया तो हमज़ा पैदा हो चुके थे, और हमज़ा 2-3 महीने का था, और आपको पता ही है मैं सिंगल मदर थी, सारा कुछ। तो उस स्टेज पे जब मैं मीडिया की फील्ड में आई, मैं ऑलरेडी 20s में थी, अर्ली 20s में। ऐसे लोग भी थे जिनके साथ मैंने काम किया जो मेरे से 6-6, 8-8 साल पहले काम कर रहे थे, लेकिन उनकी एज मेरे वाली थी। जैसे कि अगर मैं 24 साल की थी तो 24 साल की उम्र पे मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे, उनकी उम्र भी 24 या 25 या 26 साल थी, लेकिन उनका काम का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान में मीडिया में काम करने का एक्सपीरियंस मेरे से 6-8 साल ज़्यादा का था। सो टेक्निकली वो मेरे सीनियर्स थे। देन ऐसे लोग भी हैं, अब जैसे कुछ चाइल्ड स्टार्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात जब होती है, सायरा नसीम को ले ले। सायरा नसीम साहिबा एक चाइल्ड स्टार है, और जब वो बहुत छोटी सी थी और बेबी नसीम के नाम से उनको लोग जानते थे, तो वो लिटिल छोटी सी बच्ची थी। आज अगर उनकी और मेरी एज एक है, तो हमारा एक्सपीरियंस एक जितना नहीं है काम का, क्योंकि वो मेरे से कई साल पहले से सिंगिंग की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में काम कर रही थी। सो इवन दो सायरा और मैं दोस्तें हैं, सायरा नसीम और मैं, और फील्ड वगैरह में हम साथ काम कर रहे हैं, वो सिंगिंग की फील्ड में है, मैं होस्टिंग और एक्टिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस्ड वो मेरे से ज़्यादा हैं।
सो उम्र का आपके काम के एक्सपीरियंस से इतना ताल्लुक नहीं होता, टाइम का ताल्लुक होता है, कितना वक्त आपने किसी चीज़ को दिया। अब अगर एक बच्चा 4-5 साल की उम्र से रोबोटिक्स और कोडिंग और आईटी की फील्ड में काम कर रहा है, तो जब तक वो बच्चा मतलब 20 साल का होगा, वो तो 14 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है, वो 14 साल से ऑलरेडी वो चीज़ सीख रहा है। सो अंडरस्टैंड करना कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा आजकल नोटिस कर रही हूँ कि जो ओल्डर जनरेशन है वो जब यंगर किसी बंदे को मिलते हैं, और स्पेशली अगर वो आपसे किसी ज़्यादा सीनियर पोजीशन में हो, जैसे कि अगर किसी का बॉस आ जाता है 32 साल का और उस बंदे की उम्र 45 या 50 ईयर्स है, तो आप नोटिस करते हैं कि अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है कि यार मेरे से 15 साल छोटा लड़का मुझे बताएगा कि मैं क्या काम करूँ। सो हमें इन चीज़ों में से अब निकलने हैं व्यूअर्स। ये पहले बहुत होता था कि अगर कोई फीमेल आ जाती थी तो मेल्स को मसला होना शुरू हो जाता था कि औरत को हमारे सर पे क्यों बिठा दिया एज बॉस। इसी तरह मैंने नोटिस किया है कि अब यंगर जनरेशन के साथ हमारा एक बायस है कि भाई इनकी इतनी एज ही नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं। अगर कोई इंसान क्वालिफाइड है और ब्रिलियंट है, उससे ना आपको याद होगा एक बच्चा आया था आईटी यूनिवर्सिटी से, काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ आए थे, ब्रेन्स कॉलेज के जो चेयरपर्सन थे, वो बच्चे को लेके आए थे। वो बच्चा सिर्फ मतलब उसकी अभी 11 साल उम्र होनी थी और वो 5-6 साल की उम्र से आईटी के अंदर इन्वॉल्व है, और वो मतलब 11 साल का बच्चा इस वक्त जॉब कर रहा है और वो पैसे भी कमा रहा है और साथ में स्कूल भी अटेंड कर रहा है। तो जब वो बच्चा 21-22 साल का होगा, अगर उस बच्चे को किसी आईटी की कंपनी का हेड बना दिया जाता है, तो उसके एक्सपीरियंस पे और उसकी नॉलेज 20 साल का तो उस बेचारे का भी एक्सपीरियंस स्टेज पे हो जाएगा। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उम्र के हिसाब से अगले की क्रेडिबिलिटी और अगले की क्वालिफिकेशन को नहीं लेके जा सकते आप आगे। एग्जाम्पल देती हूँ अभी, क्योंकि हमने किचन की तरफ रुख करना है, तो जैसे हमारी शेफ़ हैं। अब कुकिंग का मुझे बचपन से शौक है, लेकिन मैं प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेंड शेफ़ नहीं हूँ। होम कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ी कुकिंग करती हूँ, बड़े ब्रांड्स की भी मैंने एंडोर्समेंट्स की है, जिनकी मैंने कुकिंग शोज़ वगैरह भी किए हैं, लेकिन नेवर एज अ शेफ़। तो अगर शेफ़ कनीज़ फातिमा जैसे हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसी हो बेटी? अब देखो, आप प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेंड शेफ़ हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपने तालीम मुकम्मल की, अब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम भी कर रहे हो। क्या मैं आपके साथ मुकाबला लगा सकती हूँ, इवन दो मैं एटलीस्ट आपसे 10-15 साल उम्र में बड़ी हूँ, राइट? चलो 15 साल का नंबर, 15 साल में आपसे एज में बड़ी हूँ, टीवी पे मैं भी आती हूँ, टीवी पे आप भी आती हैं, लेकिन आपके नाम के साथ शेफ़ लगता है, बिल्कुल जुगन के नाम के साथ शेफ़ नहीं लग सकता। वही ना, जैसे कि सेम अगर मैं होस्टिंग कर लूं और आपका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा, अब होस्टिंग में मैं आपकी सीनियर हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो क्योंकि होम कुक हूँ, शेफ भी नहीं हूँ, तो आप मेरी सीनियर हैं। अगर मैंने इस फील्ड में आना भी है तो मैं इस बात पे आडा नहीं लगा सकती कि भाई शेफ कनीज़ फातिमा कुकिंग वाले सेगमेंट के अंदर इतना बोलती हैं, वो उनका सेगमेंट। यार मुझे याद है जब शुरू में हम ये सेगमेंट शुरू कर रहे थे शेफ्स का, कुकिंग का, तो मुझे यही कहा गया कि जुगन्स किचन। मैंने कहा इट कैन नॉट बी जुगन्स किचन, क्योंकि जुगन का एज अ शेफ एक्सपीरियंस नहीं है। चाहे मैंने 20 साल प्रोग्राम किए हैं डिफरेंट शेफ्स के साथ, शेफ कनीज़ फातिमा ही है। तो ब्रेक के बाद जो हम सेगमेंट करेंगे वो शेफ कनीज़ फातिमा का किचन का सेगमेंट होगा, वो जुगन का नहीं होगा। बिल्कुल। सो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर एक लाइव प्रोग्राम में व्यूअर्स मेरे जैसा बंदा कह सकता है कि जी ये इनका है, हमारे पास अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का सेगमेंट है, मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रही हूँ। तो हर बंदे को व्यूअर्स अपना रोल अंडरस्टैंड करना चाहिए और मुकाबलेबाजी और आडों की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितने साल आपने जी लिया, एक्सपीरियंस का मतलब है कितना जी कर सीखा, कितनी मुश्किलात फेस की, उनको किस तरीके से आपने हैंडल किया, कितनी दफ़ा गिर के खुद उठे, और कितनी बार ज़िंदगी ने आपको टेस्ट किया और आपने बार बार वो टेस्ट दे दे के फाइनली अपने आप को पास कैसे किया। एक्सपीरियंस तो ये होता है व्यूअर्स। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो एक ही फील्ड में सदियों से काम करें। छोटी सी एग्जांपल है, एक प्यारी सी बच्ची की, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाया, आमीन, अरफा करीम सिर्फ 9 साल की थी जब वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP बन गई थी। वो सर्टिफिकेट जिसे लेने के बाद, मतलब जिसको लेने के लिए लोग बड़े बड़े साल लगा देते हैं, वो उन्होंने 9 साल की उम्र पे ले लिया। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 50-60 साल के भी हैं, वो बेसिक कंप्यूटर भी नहीं यूज़ कर पाते। सो 9 साल की उम्र पे अरफा ने वर्ल्ड लेवल पे IT एक्सपर्ट का टाइटल अपने नाम कर लिया।
बिल गेट्स ने खुद उन्हें अमेरिका बुलाया। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एज से नहीं, एबिलिटी यानी कि उनकी सलाहियतों से आया था। अगर एज ही एक्सपीरियंस को डिफाइन करती है तो 9 साल की अरफा करीम कभी भी माइक्रोसॉफ्ट तक ना पहुंच पाती। सो इसीलिए ये सिंपल बात करना चाहती हूँ कि एज आपके सिर्फ ज़िंदगी के सालों को डिफाइन करता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो आप फिजिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें करते हैं, सीखते हैं, वो आपके दिमाग की ग्रोथ, आपकी दूसरी ग्रोथ और आपकी विजडम को बढ़ाती है। सो याद रखें, कभी भी हमने आपको इतना लिमिट नहीं करना कि हम यंगर लोगों के साथ आडे लगाएं या किसी ऐसे बंदे के साथ लगाएं। देखिए व्यूअर्स, एक्सपीरियंस से हर इंसान सीखता है। मेरा पॉइंट यही है हमेशा कि ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएं। एक रट में ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ज़िंदगी जीने का नाम है, गुजारने का नहीं। बिल गेट्स भी आज अगर बिल गेट्स है तो उनकी एक जर्नी थी, एक सफ़र था जिससे वो गुजरे। कुछ लोग जल्दी अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग लेट अचीव करते हैं। स्टीव जॉब्स की अगर आप ज़िंदगी को देखें तो जिस बंदे ने एप्पल को क्रिएट किया, ही डाइड ऑफ कैंसर, लेकिन उन्होंने मरने से पहले बड़ी अपने इंटरव्यूज़ दिए, बड़ी ऐसी टॉक्स दी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात की और हर बंदे को यही कहा कि भाई अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जियो, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी दो, ये भी करो वो भी करो। लेकिन उस बंदे ने बड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करके, बड़े लोग कहते हैं ना बड़ी यंग एज पे उस बंदे ने इन्वेंट किया, ये किया वो किया, लेकिन उससे पहले भी उनकी 15-20 साल की एक स्ट्रगल की जर्नी थी। यहाँ पे उस बंदे ने टकरे खाई, उसके पास खाने के लिए नहीं था, बेघर हुआ, 100,000 चीज़ें उस बंदे के साथ हुई। और एक्सपीरियंस बाय द वे व्यूअर्स सिर्फ काम का नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, और वो अगेन सालों से नहीं होता। जिस बच्ची की 2 साल की उम्र पे दोनों माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए और वो फैमिली के घरों में पल बढ़ के धक्के खाती हुई बड़ी हुई, उसकी ज़िंदगी और उसकी लाइफ 18 साल की उम्र पे बड़ी मुख्तलिफ होगी उस बच्चे की ज़िंदगी से जिसने 18 साल माँ बाप के साथ बड़ी हैप्पी, बड़ी खुशहाल, फाइनेंशियली सेट ज़िंदगी गुजारी हो। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं और याद रखना है कि किसी को जज नहीं करना सिर्फ उनकी उम्र या उनकी हालत या उनकी फ़िज़िकल सिचुएशन देख के। मैंने ऐसे लोग भी व्यूअर्स देखे हैं जो जॉगर, जीन्स और काली टी शर्ट में घूम रहे होते हैं और वो अरबपति लोग हैं और आपको पता ही नहीं चलता उनको देख के। तो लुक्स पे और सिर्फ उम्र पे नहीं जाना चाहिए, अगले बंदे को मिल के गेज के करके चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं, उनसे हम ब्रेक के बाद बात भी करेंगे और उनके सेगमेंट में, उनके किचन में जानेंगे कि आज वो क्या बना रही हैं। यंग लोगों की बात हो रही है तो बच्चों की बड़ी फेवरेट, बल्कि बच्चों बड़ों सबकी बड़ी फेवरेट डिश बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है मैं तो जैसे ही हमारे शेफ्स के किचन में आती हूँ सबसे पहले अपना एप्रन पहन लेती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे चूल्हे पे खड़ा कर देते हैं और जब मैं चूल्हे पे खड़ी होती हूँ तो फिर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि छींटें उड़ती हैं, तो वो तो अपने शेफ़ के आउटफिट में आ जाती हैं, मेरा हाल ख़राब होता है। मैं क्या करूँ, मेरे ज़िम्मे कोई काम आपने लगाना होगा यकीनन। नहीं, तकरीबन सब कुछ रेडी है। बट यहाँ पे मैंने क्या करना शुरू करना यहाँ पे आपने ये करना है कि सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम चाउमीन भी रेडी कर लेंगे। बिल्कुल जो चाउमीन के नूडल्स हैं वो तो हम बना क्या रहे हैं पहले ये तो बताओ। हाँ, हम बना क्या रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन विद ग्रेवी, जो कि रेस्टोरेंट्स में और अगर आप लोकली भी चाइनीज़ इधर उधर से खाएँ तो उसके साथ जो ग्रेवी सर्व होती है वो भी आज आपको बनाना सिखाएंगे और साथ ही साथ चाउमीन भी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ना थोड़ी सी ये चीज़ें हम सेट कर देते हैं। तो ये जो हमने नूडल्स की हैं ये अभी रेडी हैं या ये? हाँ जी, ये रेडी है, बस इसको स्ट्रेन करना है। इसको हमने सिर्फ छानना है। तो आप ये कर लें, मुझे यहाँ पे बता दें मैं क्या करना शुरू करूँ। ऑयल डालूँ पहले? हाँ जी, पहले आप ऑयल ले लें। ठीक है, तो आप वो कर लें, मैं यहाँ पे ऑयल सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून। बिल्कुल, क्योंकि ये जो चिकन चाउमीन होता है ना, चिकन चाउमीन हो गया, प्रॉन चाउमीन हो गया, बीफ चाउमीन हो गया, मीट आप इसमें कोई भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं ज़रा वेट कर रही हूँ कि हमारा पैन नूडल्स बॉयल जैसे ही आपके हो जाए उसके बाद उसको आपने ठंडे पानी के नीचे लाजमी रखना है। ठंडे पानी में उसको गुजार के और अगर हो सके तो थोड़ा सा ऑयल या बटर उसमें से गुजार देना है
ताकि आपके नूडल्स जो हैं वो चिपके ना, क्योंकि बिल्कुल। वो जब चिपक जाती है ना तो फिर बड़ा इस पे बर्बादी वो फैलती है। बहुत मैसी मैसी सी थोड़ा look हल्का आती सा हम है। इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके ऑयल गुजार देंगे, वो आप इसके अंदर मिक्स कर लेंगी तो वो फिर चिपकेगा नहीं, हल्का सा बिल्कुल ऑयल, कोई 1 टेबल स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, बट अगेन देसी घी से फ्लेवर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसको हमने क्या करना इसको हमने ये करना है कि ये जो इसका चिकन है ये मैंने कट करके रखा हुआ है, ऑयल गर्म हो गया, ये सारा चिकन जाएगा? बिल्कुल, ये ग्रेवी का चिकन है। ठीक है। अच्छा, ग्रेवी का और उसका मुख्तलिफ है चिकन क्या? बिल्कुल, ग्रेवी में भी होता है, चिकन भी होती है, वेजीज भी होती हैं, और ये आप पे डिपेंड करता है आप उसके अंदर क्या क्या डालना चाहते हैं। वैसे चिकन, कैप्सिकम, कैरेट, ये 3 चीज़ें होती हैं, दैट्स इट। अच्छा, तो ये एक ग्रेवी अलहदा बन रही है साथ? बिल्कुल, साथ अलहदा बन रही है। ठीक है, इसमें हम क्या इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डलेगी इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाउडर डलेंगे प्रोबेबली। यस, अच्छा जी, पाउडर डल गया, एंड ये ब्लैक पेपर, ठीक है। दैट्स इट। चिकन जब तक कुक हो रहा है, साथ ही साथ मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जो हमें चिकन चाउमीन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है चाउमीन नूडल्स 400 ग्राम, नमक हस्बे जायका, तेल 1 से 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चौथाई चाय का चम्मच, चिली सॉस 3 खाने का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1.5 कप, लहसुन 8 से 10 जवे, हरा प्याज 2 खाने के चम्मच। ग्रेवी के लिए तेल 1 चौथाई कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, चिकन 200 ग्राम, प्याज आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, गाजर आधा कप, सोया सॉस, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, धरा मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 5 खाने के चम्मच। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँ नेक्स्ट? नेक्स्ट अब हमारी जाएंगी वेजिटेबल्स। ये है कैरेट। कैरेट ज़रा थोड़ा टाइम लेती है, तो पहले जाएगी कैरेट, और साथ ही साथ तब तक मैं ये अनियन कट कर लेती हूँ। ठीक है। तो मैंने तो नॉर्मली चाउमीन यही खाई है कि वो मतलब वो बनाया, उसके अंदर डाला और उसको घुमा लिया। बिल्कुल, कुछ लोगों को ये कंप्लेन भी होती है कि ड्राई है, ऐसे है वैसे है, तो ज़रा थोड़ा सा एक तो हम फ्यूजन लेके आए हैं। ग्रेवी के साथ चाउमीन सर्व करेंगे। मोस्टली चाइनीज़ में हमेशा राइस के साथ ग्रेवी होती है, तो आज हम चाउमीन के साथ ग्रेवी सर्व करेंगे। और इसका तरीका ये है कि जो आपके नूडल्स हैं वो ड्राई होने चाहिए। अगर वो सॉसी होंगे और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा ग्रेवी ऐड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रेवी तो हो जाएगी। मैं ये हमारा बड़ा वाला जो है देचकी भी रख देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ताकि जब उसमें हमने चाउमीन, और इसकी साइमल्टेनियसली हमने क्या करनी है? इसके साथ उधर भी आप पैन में ऑयल डालें। कितना ऑयल डालूं? 3 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा नहीं, बस। ठीक। दैट्स इट, बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इनोवेशन है क्योंकि नॉर्मली चाउमीन तो एक ही उसी में होती है ना। बिल्कुल। मुझे लग रहा है ये आप ऊपर से उसके पोर करेंगी। ऊपर से पोर भी कर सकते हैं और आप सेपरेटली सर्व भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। ये कैप्सिकम चली गई, शिमला मिर्च, हाँ। और ये साथ ही अनियन भी। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट तरीका है बनाने का। नॉर्मली तो ये होता है सारा कुछ मिक्स किया, बड़ी वाली देचकी में टॉस किया और उसको आपने बस सर्व कर दिया। बिल्कुल। बट बात ये है कि इनोवेटिव चीज़ें, अब ऑनलाइन हम लोग अक्सर रेसिपीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बड़ी दफ़ा ना अगला जो रेसिपी बता रहा होता है उसको खुद नहीं पता होता कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। और अब हम सॉसेस की अगर बात करें, इसमें जाएगा विनेगर 2 टेबल स्पून, सिरका, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, ठीक है, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, ठीक है, और ये हमारे पास ऑयस्टर सॉस। बिल्कुल। ये आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फ्लेवरिंग के लिए आप डाल रहे हैं सिर्फ उसको। और ये भर भर के देखिए, बिल्कुल नहीं डालना। अब देखिए बाहर के मुल्क में आप अक्सर नोटिस करेंगे कि लोग जो हैं वो झटपट अपने खाने तैयार कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रेपिंग तैयार रखते हैं। और दूसरा ना, वो भुनाइयाँ कर कर के सब्जी और चिकन की शक्ल को नहीं बदलते। हाँ। ये भी है। अब चिकन क्योंकि हमने थोड़ा 90% रेडी कर दिया था, वेजिटेबल्स डाल के आपने 10% कुक किया। एक्चुअली आपको ज़रूरत भी नहीं है इसको मज़ीद करने की। गाजर एक ऐसी सब्जी है जो आप कच्ची खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ आपने स्लाइड से इस तरह से करना है कि उसका क्रंच अंदर होना चाहिए सब्जियों का। बिल्कुल ही उसको सब्जी हांडी की तरह आपने गला नहीं देना। और ये है चिली फ्लेक्स, ये आपने ½ टी स्पून डालनी है। ठीक है। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सारा पानी। ठीक है।
और अगर आप पानी डाल रहे हैं तो आपने साथ चिकन बस। पाउडर भी ऐड करना हाँ, है। क्योंकि यखनी उसकी बननी चाहिए। बिल्कुल तो बननी ये आ चाहिए, गया हमारा वरना अगर आपके पास यखनी ये है हो तो गया वो ना? आप यूज़ कर लें। बिल्कुल। और मैंने नमक अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि सॉसेज में और चिकन पाउडर में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो आपने इसकी जो क्वांटिटी को है बिल्कुल बैलेंस रखना है अपने हिसाब से। कोशिश करेंगे जो नमक है चाइनीज़ में हमेशा लास्ट में डाला करें। बिल्कुल। सो ये, और इसके अंदर फिर हम थोड़ा सा वो सब कॉर्न डालेंगे कॉर्नफ्लोर, स्लरी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली गाइस इट्स रेडी नाउ। यस। अगर आप इसके टेस्ट को, अगर आप इसको अभी इस स्टेज पे खाना भी चाहें विदाउट स्लरी तो आप वो भी कर सकते हैं। वो तो हम डालते हैं सिर्फ उसकी थिकनेस देने के लिए। बिल्कुल। हाँ, नमक इसमें कम है, थोड़ा सा हम मैं इसमें नमक ही देती हूँ। सॉल्ट डालेंगे। आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं, आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और ये 5 टेबलस्पून है कॉर्नफ्लोर, और इसके अंदर पानी आपने उतना डालना है जितने में आपको पता हो। अच्छा, ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैंने क्या डालना है? हाँ, इसमें आपने चिकन डालना है, उसकी फ्लेम ज़रा स्लो कर दें। मैं भी करती हूँ उसको। ओके। बिल्कुल सही है, फ्लेवर बड़ा अच्छा मज़े का आ गया। थोड़ा सा मैं इसमें ये डालने लगी हूँ आपका। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी को मिक्स करना है, लम्स नहीं बनने चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि याद रखें हर चीज़ जो आप इसके अंदर डाल रहे हैं वो उसका। अच्छा, इसमें क्या डल जाएगा? इसके अंदर डायरेक्ट चिकन जाएगा। चले। मैं चिकन को ऐड करती हूँ। आप चिकन को ही ऐड कर दें ओके। ठीक है। और ये स्लरी मैंने कितनी डालनी है? ये आपने सारी डाल देनी है। ये तो बहुत थिक हो जाएगा। नहीं, ठीक नहीं होता, या थोड़ी सी हाफ डाल लें और उसके बाद उसकी क्वांटिटी देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि देखो ना वो ऑलरेडी थोड़ा, ये देखो। ओके। हाँ, तो ये स्लरी वाला जो एस्पेक्ट है ना वो आपने ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना है। और ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, बिल्कुल सही है। जस्ट फॉर द फ्लेवर। और इस पॉइंट पे आपने स्लरी को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है, वरना वो पक पक के बिल्कुल सूख जाएगी। ये देखें ज़रा, आपकी बिल्कुल इस वक्त रेडी हो चुकी है। इसको चाहे तो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। इस पॉइंट पे फ्राइड राइस, गार्लिक राइस, प्लेन हाँ। राइस, जिस मर्जी के साथ। और अब इसको चाहे तो आप चाउमीन के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे फ्लेम ऑफ हो गया। Yes. थोड़ा सा इसमें मुझे नमक कम लग रहा था, वो मैंने हल्का सा डाल दिया। Okay. एंड दैट्स इट, वी आर गुड। अब ये, अब अगर आप सफ़ेद चावलों के साथ भी बना देते हैं, अच्छा वेस्ट में यही होता है, स्टर फ्राई बनाया और उसको सर्व कर दिया इस और तरह ये से। कोई 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको बनाने तो में। इस वजह से वो जो हमारा एक आदत है ना कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब पकाते हैं, बनाने भुनाई की बहुत करते ज़्यादा हैं। क्वांटिटी बना लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसी है। चीज़ में तो आपको इतनी क्वांटिटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। चाउमीन में हमने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन के साथ ही हम सेम इधर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ताकि चिकन के अंदर एक फ्लेवर आ जाए। और बिल्कुल सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये मुझे समझ आ गया आपने क्या किया, सॉस भी बना दिया साथ में एक उसका, और यहाँ पे भी बना दिया। तो अगर किसी को ड्राई नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई किसी नहीं को चाहिए, सॉस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा तो चाहिए। वो एक उसकी कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार हुई हुई है उन्हीं इंग्रेडिएंट से जो हमने लिस्ट दी है बिल्कुल। उसकी करने के लिए। अक्सर लोग सेपरेटली केचप ऐड करते हैं, हॉट सॉस वगैरह, तो उसका ज़रा थोड़ा सा फ्यूजन लेके आए हैं कि आप एक ये ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं चिकन एंड वेजिटेबल्स की। ठीक अब है। उसके अंदर जो चिकन है वो पक गई है। मैं और ये भी डाल दूँगी सारा। ओके, डाल दें। और ये हमने डाले हैं कैरेट्स। अब आपने देखा होगा इनकी कटिंग डिफरेंट है। सॉस गार्लिक पाउडर हाँ। भी है हमारे पास, अनियन पाउडर भी। इसकी आपने जो कटिंग है वो डाइस में या स्लाइस में करनी है। और जो ये चाउमीन की है आपने सब चीज़ें जूलियन कट करना है ताकि वो ना ज़रा जो चीज़ें हैं ना अलग अलग दिखें आपकी। बिल्कुल सही। और ये हमारी कैप्सिकम भी चली गई है। तो ये जो हमारा ड्राई एलिमेंट है ना, ये हम वहाँ उसको कवर कर रहे हैं बिल्कुल। basically। अच्छा, मज़ीद इसमें अब हमने क्या डालना है? इसके अंदर अब हमारे पास जाएंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बिल्कुल आपने अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से डालने हैं। बिल्कुल। और सॉल्ट भी हमने अपना देखना है, बिल्कुल देखना क्योंकि एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हम जो सॉल्ट डाल रहे हैं ना व्यूअर्स, वो नमक आपके चाउमीन के अंदर भी जाना है, नूडल के अंदर भी। बिल्कुल। इस वजह से नमक को बैलेंस में लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारे पास मच चिली नहीं सॉस। डालना आपने।
और देखें ऑयल कितना हमने कम यूज सोया सॉस, चाइनीज में जितना हो सके ऑयल कम से कम यूज करें। हाँ। वो फिर जब मुंह में आता है तो वो बहुत पूरा आ जाएगा इसके हाँ, अंदर। अब विनेगर भी पूरा चला जाएगा। और ये जो ऑयस्टर सॉस है ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है। फ्लेवर तो फिर यहीं से आ रहा है ना हमारे बिल्कुल। पास। और ये है चिली गार्लिक सॉस या केचप व्हाटएवर। ठीक है, बच्चे अगर नहीं खाते हैं आपका स्पाइसी तो आप ये भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम बंद गोभी डालेंगे और लिटरली व्यूअर्स 2 मिनट के बाद हम इसमें नूडल्स डाल के फिर अभी हमारे पास अनियंस भी रहते हैं, ऑप्शनल है अनियंस डाल देंगे हम, मगर क्योंकि उसका भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। देखिए जितनी ज़्यादा व्यूअर्स वेजिटेबल्स डालेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का और डिफरेंट और वो जो कहते हैं ना फ्लेवर वाला आपका, क्योंकि हर चीज़ का अपना फ्लेवर होता है। जितने इंग्रेडिएंट्स आएंगे उतना फ्लेवरफुल लगेगा चाउमीन आपका और कलरफुल भी लगेगा ना। बिल्कुल। इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, ये देखिए। अब इसी को के अंदर और कोई सॉसेस कोई चीज़ जानी है? कुछ भी नहीं जाना। लास्ट स्टेप है हमारे सिर्फ बॉइल्ड स्पैगेटीज, उसको आपने इसमें ऐड करना है एंड इट्स रेडी टू ईट। बिल्कुल। अगेन सॉल्ट को अपने एक हिसाब दफ़ा से एडजस्ट अपने करिएगा। हिसाब से आपने डालना है। कोशिश करनी है कि इतना डालें कि आपका ओवर पावर ना हो जाए सारा का सारा खाना। और लिटरली व्यूअर्स वी आर ऑलमोस्ट डन। मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि आपसे बातें करते करते ही हम अपनी सारी चीज़ें रेडी कर सकते हैं अगर आप अपने आप को। और अगर आपके बॉयल्ड नूडल्स परे परे वो बिल्कुल साथ चिपक जाएं तो उस पॉइंट पे आपने ठंडे पानी से इसको गुजार लें। हाँ, और वो बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगे। आपने देखा हल्का सा मैंने नूडल को भी सॉल्ट कर दिया कि ये ना हो कि कोई भी फ्लेवर आपका जो है वो कम आ रहा है। बिल्कुल। चल अब इसको आपने टॉस करना है और टॉस करने के बाद आपने इसको बस ग्रेवी के साथ सर्व कर देना। दैट्स इट। ये देखिए टॉस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला चम्मच और साथ स्पैचुला, ये वाला स्पैचुला भी, ताकि अंदर तक उसके फ्लेवर चला जाए। क्योंकि नूडल्स का सिर्फ ये होता है कि वो बीच में अगर ना जाए चीज़ें तो वो सारी एक तरफ नूडल आ रही होती है और एक तरफ मसाला उसका बिल्कुल। आ रहा है। तो इस पे लास्ट पे आप जो मर्जी गार्निशिंग कर लें अपनी। और अगर आप कोई सेसमे सीड्स डालना चाहते हैं या अगर आप स्प्रिंग अनियन डालना चाहते हैं तो ये अब आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। ये लें जी आपकी, और इधर गई मैं। हाँ, और ये हमारे चाउमीन रेडी हो गए, साथ में उसकी ग्रेवी रेडी हो गई और मेरे ख्याल से कुछ 15 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपकी डन हो गई। सो टाइम मुझे पता है हर बंदे की ज़िंदगी में इस वक्त कम है, फैक्टर हमें करना पड़ता है कि भाई टाइम हमारे पास नहीं है या वॉटेवर नहीं है। तो जिस दिन खेती हो उस दिन ये भी बन सकता है। अब इसी के साथ आप वाइट चावल दे देंगे तो आपके नूडल्स भी हो गए। अगर बच्चों ने सिर्फ नूडल खाने हैं, बड़े ने चावल खाने हैं, तो उसके साथ आपके पास ग्रेवी भी है। सो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे गुर्दों की। किडनीज़ के बहुत से आजकल मसाइल चल रहे हैं, चाहे किडनी स्टोन्स की बात करें, किडनी फेलियर की बात करें, किडनी ट्यूमर्स की बात करें। सो हम आज इस पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई बड़ी ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश पर्सनालिटी ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है और आज वो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन भी लेके आए हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मज़ीद उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें किसने ज्वाइन किया है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट एट जिना हॉस्पिटल लाहौर। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वास्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम किस रब्त में लेके जाएंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको भी पता है जब भी किसी बीमारी की बात होती है ना तो दिल या ब्रेन, खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए या हार्ट अटैक ना हो जाए, अच्छा इसके आगे हम अपने जिस्म के किसी ऑर्गन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। गुर्दे जिनमें आए दिन कभी कोई कहानी सुन रहे होते हैं, इसके गुर्दे को ये हो गया तो उसके गुर्दे को वो हो गया, वो इग्नोर्ड होता है। तो गुर्दा बेचारा करता क्या है? ये गुर्दे दोनों जो हमें अल्लाह ने दिए हैं, ये इनका काम क्या है? जी, इससे आपकी मैं बात को इसको सेकंड कहूँगा। अक्सर कहते हैं ना बड़ा दिल गुर्दे वाला है।
तो दिल के साथ गुर्दे ही आते हैं, दिमाग लोग कम ही सोचते हैं। खैर, तो उसमें जो है कि गुर्दों का जो बेसिक फंक्शन है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो तो यह है कि जो कुछ हम खाते हैं ग़िज़ा या जो पीते हैं, उसका जो फासिद माज़े बनते हैं ना, उनको वो जिस्म से खारिज करता है। ठीक है, और ये बेसिकली उसका गुर्दे का काम है। ये 24 आवर इसी काम में लगा हुआ है। सही। उसके अलावा इसके बाकी जो कुछ ये हार्मोन्स बनाता है, जिसमें एरिथ्रोपोइटीन है, हाँ, वो खून की उसके लिए जो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये विटामिन डी में हेल्पफुल होता है, जो आपकी बोन्स को मजबूत करता है। इसके अलावा और इसके फंक्शन जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपको खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन हो गए तो उस तरह सिस्टम चलाता है कि आपका बॉडी लेवल जो है पानी का वो ठीक है। तो ये इसके मोटे मोटे फंक्शन हैं बहुत ज़्यादा, यानी बेसिक फंक्शन इसका ये है कि जिस्म से इसने जितने भी गंदे मादे हैं ना, वो यूरिन की शक्ल में इसने बाहर निकाल लें। डॉक्टर साहब, आपने गुर्दों का फंक्शन तो हमें बेसिकली बता दिया। मुझे ये बताएं कि बड़े बेसिक लेवल पे मैं शुरू करना चाहूँगी। पथरी, हर दूसरे बंदे के गुर्दे में पथरी है, हम पत्थर खा रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? इसकी जो है ना एटियोलॉजी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो आजकल का जो सिचुएशन है, इसमें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है हमारी खुराक है, और जिसमें अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, मिलावट। लेकिन क्या डॉक्टर साहब गुर्दों में पथरी बढ़ गई है लोगों की, या जी। लोगों ने तशखीस करनी सीख ली? इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिज़ीज़ पहले भी थी। अब क्योंकि हमें तशखीस हो जाती है, हमें लगता है कि ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी मैं आप बताऊँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो बहुत कम पेशेंट हम ये देखते थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बेहतर हुए, जैसे अल्ट्रासाउंड आ गए, सीटी स्कैन आ गए, उस वक्त क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, हमें इस तरह लगता है कि ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। वैसे भी जो पाकिस्तान में कुछ स्टोन बेल्ट एरिया में आते हैं, जैसे डीजी खां, इमरा खां या बावलपुर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, कराची में बहुत हाँ है। जी, इसमें जो है क्योंकि ये हार्ड वाटर है उधर, उसमें इस तरह के मिनरल्स हैं जो पत्थर बनाने में हेल्प करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक और बात सुनी रिसेंटली कि ये जो हम लोग मिनरल वाटर की तरफ सारे चले गए हैं, इसकी वजह से भी पथरी बन रही है, क्या ये सच है? मिनरल वाटर में ऐसा नहीं, मिनरल वाटर निस्बतन सेफ है। ये सेफ है, मैंने कहा मैं क्लियर कर लूँ, साथ साथ जो मिथ्स हैं वो भी हम क्लियर करते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा पथरी रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर से रुजू करके इलाज कराने, घर पे जो लोग टोटके करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ए पानी पी लो तो पथरी निकल जाएगी, ओ पानी पी लो तो पथरी, फलां की फुफ्फो ने ये दवाई ली थी, तुसी भी ए ले लो तो हो जाएगी। घरेलू टोटकों के बारे में क्या कहेंगे? उसमें ये है कि एक कॉमन फिक्र हम यूज़ करते हैं कि स्टोन अनाउंस इट्स प्रेजेंट बाय पेन। तो ये भी पेन भी बात करते एक नेमत हो जाती है। जब पेन होता है, आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करके आपको बताता है ये स्टोन है। फिर जो स्टोन का ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे। छोटा है 2 mm, 4 mm, 5 mm, ये यूजुअली वैसे निकल जाते हैं। अब बात का कोई मेडिसिन ना भी लें तो आसान हो जाते हैं, इसमें टोटके इतने हेल्पफुल नहीं होते। हाँ, अगर बड़ी पथरी हो, जैसे 2 सेंटीमीटर की या इससे ज़्यादा या 1.5 सेंटीमीटर की है, या खुदा न खास्ता किडनी ब्लॉक है, तो उसमें ये टोटके काम नहीं करते। अब यहाँ पे ये पूछना ज़रूरी है कि इवन तो बड़े लोग कहते हैं कि पथरी तो हो जाती है, अगर उसका इलाज ना करें, जैसे कि इस साइज़ की है कि वो नहीं पास होती, तो उसका नुकसान क्या है डॉक्टर साहब? उसमें ये है कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि बड़ी पथरी है, उसने गुर्दा ब्लॉक कर देना है, अल्टीमेटली कुछ ऐसे बाद गुर्दा डैमेज हो जाएगा। तो हम एक अपने डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा फिक्र कहते हैं कि लोग पथरी नहीं निकलवाते, गुर्दा निकलवा लेते हैं। बड़े अफसोस की बात। हाँ जी, बड़े अफसोस की बात, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ मिथ बहुत है ना। पहले वो कोएक्स के पास जाएंगे, फिर घरेलू टोटके होंगे, फिर दम दूध भी होगा, उसमें दूसरे होम्योपैथिक भी आ जाती है, सब कुछ उसमें आ जाती है। जब हमारे पास लास्ट स्टेज में पहुँचते हैं कि अब कुछ करें, अब उसके बाद ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं होती इस वजह से कि किडनी निकाल दें। क्योंकि इसलिए जब भी किडनी, जिस तरह हमने कुछ हफ्ते पहले बात की थी जिगर की, व्यूअर्स, जिगर अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसका हिस्सा ठीक और हेल्दी होना ज़रूरी है ताकि वो उगे। लेकिन गुर्दे वो ऑर्गन है कि अगर एक हद तक आप उसका डैमेज कर दे तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और किडनी फेलियर पे भी बात चली जाती है। तो इसीलिए आज इतने बड़े, इतने सीनियर डॉक्टर को हमने बुलाया। हम रेगुलर भी किसी यूरोलॉजिस्ट को बुला सकते थे। अगर हमने प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल को इंगेज किया, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट एट यूनिट एट जिना हॉस्पिटल लाहौर, तो उसके पीछे कोई तो हमारी लॉजिक होगी ना व्यूअर्स। द रीज़न इज़ कि डॉक्टर साहब के सामने सारे केसेस प्रेजेंट होते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के भी, और ज़्यादातर कोताहियाँ होती हैं। उसमें मैं इस कहा ना, कुछ डिजीज़ेज हैं जिसमें गुर्दा फेल है तो वापसी के चांसेस होते हैं। अच्छा, कुछ हैं ऐसे, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए या सडन किडनी इंजरी हो गई। हाँ जी, साइलेंट किडनी, उसको हमने रिपेयर कर दिया, ठीक हो गया। अब कुछ हो ऐसे हैं साइलेंट किलर,
जैसे डायबिटीज़ है। मैं भी यहीं पे आने लगी थी कि डॉक्टर साहब डायबिटीज और Blood हाई pressure। ब्लड प्रेशर वाले लोगों के गुर्दे क्यों फेल हो हाँ जाते जी, हैं? ये साइलेंट, इसको हम कहते हैं दीमक। ये स्लो प्रोसेस चलता है इनका, इट टेक्स ईयर्स, एक दिन में नहीं होते ये। अब कभी आप कह देना जी शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हो, तो एक दिन में नहीं होते। अगर वही पेशेंट अगर केयर कर ले, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखे, शुगर का प्रॉपर कंट्रोल रखे, तो डैमेज से बच सकते हैं। और दूसरा, एक नेचर ने बड़ी अच्छी ब्यूटी दी है कि 2 गुर्दे हैं ना, 1.5 भी डैमेज हो ना तो पता नहीं चलता। लेकिन ये डॉक्टर साहब सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा अल्लाह मैंने रखा है। एक दफ़ा मुझे ना किसी ने ये बात कही थी, मेरी फैमिली में किसी बहुत करीबी बंदे का गुर्दे का इशू हुआ था और सर्जरी हुई थी। तो मुझे तसल्ली देने के लिए किसी ने कहा टेंशन किस बात की है, 2 गुर्दे होते हैं, एक गुर्दा तो वैसे ही स्टेप नहीं होता है। तो ज़रा ये भी क्लियर कर दें डॉक्टर साहब। नहीं, स्टेप नहीं, अल्लाह मैंने मतलब बहुत, हाँ जी, अल्लाह मियाँ की लॉजिक कोई है तो 2 बनाए ना गुर्दे। डेफिनेटली। क्योंकि जो सिस्टेमिक डिजीज़ होते हैं वो डिफाइन नहीं होती कि मैंने राइट पे असर करना है और लेफ्ट पे नहीं करना। ये आप जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई ग्लोमेरुलर जिसको हम उसकी बोटी की बीमारी कहते हैं, ये नहीं होता कि फर्स्ट को राइट पे असर करेगी, लेफ्ट पे नहीं, दोनों गुर्दों पे एट ए टाइम असर करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गुर्दे के साथ जो लोग पैदा होते हैं, ये क्या दास्तान है? हमारे एक अंकल थे, उनका चेकअप हो रहा था, मतलब उनको पूरी उनकी फुल बॉडी चेकअप वगैरह, वो लेट 70s में थे, 80 के होने वाले थे, मतलब जिंदगी गुजार ली। उस स्टेज पे पता चला कि उनका तो गुर्दा ही एक है डे 1 से। ये क्या करिश्मा मैं है? यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो अल्लाह मियाँ ने बॉडी बनाई उसके मुताबिक 2 गुर्दे हैं ना, तो 1.5 भी डैमेज होता है, आधे पे भी काम चल सकता मर्द का, है। हाँ जी, दोनों का। औरत का भी? हाँ जी, अच्छा, तो ये एक सेफ्टी मार्जिन है। तो बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि पैदाइशी गुर्दा नहीं होता, डेवलपमेंट उसकी बेशुमार वजूह आते हैं, या हम खुदा न खास्ता खुद निकाल देते हैं किसी बीमारी के सिलसिले में, जैसे ख़राब हो गया, खुदा न खास्ता ट्रामा हो गया, या किसी ने किडनी डोनेट कर दी, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, वो उसमें पॉलीसिस्टिक, हाँ जी, उसमें इतनी। बेशुमार इंडिकेशन है, तो उसमें भी वो सिंगल किडनी पे नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज़ के, ये तो कुछ नेचुरल चीज़ें होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पैदाइश में भी मसाइल होते हैं बिल्कुल है। जो माँ के कोख में ही होते हैं हाँ या फैमिली में चलते आते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इंसान को अलर्ट होना चाहिए प्रेगनेंसी के ये दौरान? अब यही एडवांटेज है, क्योंकि अब ये इसमें एंटीनेटल केयर इंपॉर्टेंट है। जब माँ की पेट में बच्चा हो तो उसको हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अक्सर, तो अच्छा अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट है, वो पिक कर लेता है कि जो बच्चा है माँ के पेट में, इसमें खुदा न खास्ता कंजेनिटल ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, जिसमें ज़्यादातर कॉमन बायलेटरल पेल्विक यूटर PUJ कहते हैं उसको, यूटर ऑब्स्ट्रक्शन है। ब्लॉकेज, ये हम दोनों साइडों पे ब्लॉक हों तो उसमें ये उस बच्चे के लिए ख़तरनाक सिचुएशन है। दोनों साइड पे, एक साइड पे। तो व्यूअर्स इस पे तो यही बात कहेंगे, क्योंकि ख़ुद भी मैंने अपनी फैमिली में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि व्यूअर्स जितनी जल्दी, एक तो अपने प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड्स प्लीज़ प्रॉपर करवाते रहें रेगुलर। कोई अगर आपको डॉक्टर आगे से कहता है कि जी माँ के पेट में ही या पैदा होते ही फ़ौरन सर्जरी हो सकती है, तो व्यूअर्स उस पर ना किया करें। हाँ जी, जितनी देर, डॉक्टर साहब आप बेहतर जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। गुर्दा डैमेज होता रहेगा, फिर जब वो किसी जोगा नहीं होगा तो उसका क्या फ़ायदा? भाई मैं कहता हूँ पैदाइश पे उसी वक्त आप पेट करवा लें तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। अच्छा, ये हो गई ये वाली चीज़ें। अब हमारे पे आ जाते हैं, हमारा जो एज ग्रुप है या इवन यंगर लॉट जो है, जो अब 18, 20, 21 साल की उम्र के बाद, डॉक्टर साहब यूट्रस में तो सिस्ट सुनी थी, गुर्दों में सिस्ट क्यों बनती है? ये जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकती है। अच्छा जी, इसमें सिस्ट की आगे वैरायटीज़ हैं। ज़्यादातर सिस्ट सिंपल होती हैं, ये बनती रहती हैं, बाज़ का फट भी जाती है खुद ब खुद भी, या ये छोटे छोटे साइज़ की होती है, 1-1, 2-2 सेंटीमीटर की। सिंपल सिस्ट का कोई उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट किडनी पे नहीं आता। यही अगर इसका साइज़ ज़्यादा हो जाए, फर्स्ट को ये 2 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर हो जाए, 15 सेंटीमीटर हो जाए, वो गुर्दे को डैमेज कर सकती है, गुर्दे पे प्रेशर डाल सकती है, उसको ब्लॉक कर सकती है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, या अल्लाह ना करे कैंसरस चेंज जाते हैं, तो फिर इसको ऑपरेट करते हैं। सिंपल सिस्ट का कुछ नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब मैं जब एक दफ़ा ऐसा यूटी में थी तो डॉक्टर दीप मुझे लेके गए डिफरेंट, उस वक्त की बात है अबाउट 10 years ago, जब वो ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे वट एवर, तो मुझे ले जा के उन्होंने डिफरेंट जगहों पे ना डिपार्टमेंट से कुछ बच्चों से मिलाया। उन्होंने एक बच्चे से मिलाया, वो थर का रहने वाला था बच्चा। उन्होंने कहा इसके दोनों गुर्दे हमें रिमूव करने पड़े क्योंकि उनमें इतनी सिस्ट्स थी कि वो गुर्दे कम और सिस्ट ज़्यादा थे। और एक और केस उन्होंने दिखाया जहाँ पे अगेन छोटा बच्चा कोई 12 साल का, उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे क्योंकि दोनों गुर्दे बेसिकली कैंसरस थे, तो वो या तो रिमूव हो चुके थे या वट एवर। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये जो आपने अभी नाम भी लिया था, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, अच्छा जी, इसकी 2 वैराइटीज़ हैं। एक अडल्ट जो 30-40 के बाद आती है, एक बच्चों में इन्फेंटाइल आती है।
उसको ऑटोसोमल रिसेसिव हम कहते हैं। हाँ जी। तो जो आप बात करी ना वो पैदाइशी बच्चे में होती है, 5-7 साल 8 साल की उम्र में होती है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों किडनी डैमेज होते हैं, उनको दोनों को निकालना पड़ता है। दूसरी जो उसमें कोई शक नहीं, कैंसर भी बायलेटरल होते हैं, उस कंडीशन में दोनों किडनी निकलते हैं और पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे चला जाता है या फिर ट्रांसप्लांट करवाता क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या बला है? है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बड़ी दफा सुना है, हाँ मतलब जी। उसमें किसी चीज का नाम ही नहीं है। जिस तरह पॉलीसिस्टिक, चलो उसमें सिस्ट आ गया, कैंसर। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है और क्रॉनिक किडनी इंजरी क्या होती है, ये दोनों बताएं। अब क्रॉनिक जैसे लफ्स लेमैन के सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्रॉनिक में जो लंबे अरसे से चल रही है, अच्छा जी। उसमें जैसे डायबिटीज़ है, इसका शुगर पे इफेक्ट आ गया, फर्स्ट को किडनी आपकी नॉर्मल 1 होती है 2 हो गई, तो समझे उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज शुरू हो गई। अब उसको 6, 7, 8 या 9 क्रेटिनिन में आने पे या उस वक्त कि जब इसकी खुदा ना खास्ता डायलिसिस की ज़रूरत हो या ट्रांसप्लांट करना पड़े, उसमें आने में उसको टाइम लगेगा, ये एक दिन में नहीं होगा। तो ये जो पीरियड है उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ पेरेनकाइमल डिजीज जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जिसमें नेफ्रॉन डैमेज हो जाती है, या हाइपरटेंशन है, इस क्रॉनिक किडनी डिजीज में आती है। स्लो प्रोसेस, टाइम लेती है इसको। और सडन किडनी इंजरी की होती है? सडन यस, इसको कहते हैं AKI, हाँ जी, अक्यूट थैंक यू। किडनी असल्ट। अक्यूट, हाँ, अक्यूट किडनी इंजरी क्या वो होती होता है जैसे अभी मैंने आप अर्ज किया ना कि जैसे ब्लीडिंग हो जाए, हैवी कोई डिहाइड्रेशन है, वोमिटिंग हो जाती है, लेकिन- मोशन, पानी की कमी से, नेफ्रॉन डैमेज या कोई हैवी मेटल आपने ले ली है। है? मैंने कहीं पढ़ा था डॉक्टर साहब कि हमारे गुर्दे क्योंकि एक्सपोज होते हैं, हमारे ऑर्गन्स में से ये वो ऑर्गन है जो जैसे पसलियों के अंदर नहीं है या किसी हड्डी के अंदर नहीं है, तो अगर ठुड्डा भी पड़ जाए आपकी लोअर बैक में तो आपका गुर्दा डैमेज हो सकता है। क्या ये सच है? बिल्कुल, इसमें तो फिर वो बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनका क्या होगा? रिस्क तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिपेंड करता है ना कि इंजरी किस तरह के बाद, इसके इंजरी के आगे ग्रेड है, कुछ होते हैं लाइट इंजरी, कुछ कंजर्वेटिव ठीक करते हैं, ठीक हो जाते हैं। जो आप बात करिए जो बड़ी सीवियर इंजरी हो, जिसमें खुदा ना खास्ता किडनी कीमा हो जाए, या उस किडनी बिल्कुल अपने जो खून की नाली उनसे भी वेल्स हो जाए, तो उसमें फिर हम ऑपरेट करके वो निकालते हैं। सही। आप आ जाते हैं डॉक्टर साहब उस चीज़ की तरफ जो एक मेन कंसर्न है। देखिए, हमारे मुल्क में डोनर का बड़ा इशू होता है। डोनर से मुराद ये कि अगर कोई बीमार है, उसको गुर्दे की ज़रूरत है, तो अनलेस आपका रिलेटिव या कोई जानने वाला, मतलब फैमिली, आप तो बेहतर जानते हैं मेरे से ये रूल्स, तो तब वही डोनेट कर। अब कोई बच्चा है या कोई एक बंदा है जिसके गुर्दे फेल हो गए, गुर्दे के बगैर वो मर जाएंगे। डायलिसिस, आपको पता है हमारे मुल्क में क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, 8-10 साल ही लोग डायलिसिस पे निकालते हैं, बड़ी भी अच्छी हेल्थ में हो वो। तो डॉक्टर साहब फिर पाकिस्तान में अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो तो क्या होगा? इसमें आपके लिए अच्छी खबर है कि हम तो पहला ट्रांसप्लांट हमने जनाब में 98 में किया था, उस वक्त मैं ट्रेनिंग हासिल करा था। तो अब हमारे डिपार्टमेंट में फ्री ऑफ कास्ट वीनर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। अच्छा। तो आप एक सिर्फ डोनर ले आएँ जो कि रिलेटेड हो, बाकी प्रोसेस हम वहीं हॉस्पिटल में करते हैं और फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसमें यह है कि इसमें मैडम मरियम नवाज साहब जो हमारे CM साहब हैं, उनका बड़ा रोल है। उन्होंने एक हेल्थ कार्ड पे एक सहूलत दे दी है एक लेमैन को, एक आम आदमी को, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ फैमिली में होता है, कुछ नहीं कर चुप करके हमारे पास आ जाए। मंडे को हमारा आउटडोर होता है, तो वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास, उसका वीनर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट के बारे में हमें बताएं, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को डिस्करेज करना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट की तरफ जाए ना, यानी कि अपनी गुर्दों को उस अगर अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, कैंसर तो एक ऐसी चीज़ है कि हो जाती है, अवॉइड हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन मोरूसी है, फैमिली में आपके है कैंसर, तो चांसेस हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी चीज़ है जो आप अवॉइड कर सकते हैं तो कम से कम अवॉइड कर लें। और अगर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना ही है तो लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है। सिर्फ गुर्दा निकाल के गुर्दा डालना नहीं है, उसके बाद भी एक ज़िंदगी है। तो ये सब हमें एक्सप्लेन करें। जी, मैं ये अर्ज़ कहूँ ना कि जब एक दफ़ा किडनी डैमेज हो जाए और जो कि इरिवर्सिबल हो, तो 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, ये डायलिसिस है, ये ट्रांसप्लांट है। और डायलिसिस नो डाउट एक पेनफुल प्रोसीजर है, मशीन के सामने 4 घंटे आपने लेटना है, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हफ्ते में कुछ लोगों को, हाँ जी, नीडलें भी पिक करानी है, सारा कुछ। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसप्लांट का मतलब है जैसे किसी चीज़ को आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो, तो हम डोनर से किडनी लेके और जो रेसिपिएंट है जिसका किडनी ख़राब हुआ उसमें हम लगाते हैं।
लेकिन अच्छा, डॉक्टर ये साहब इसमें देते हुए लोग डरते हैं। अपना सगा भाई या माँ या बाप घूम के कहते हैं "ए, गुर्दा दे देते तो साडा की आप समझ रहे हैं, एक तो डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एक्सप्लेन करें, और जिसको फिर गुर्दा मिलता है उसने क्या एहतियात करनी है ये भी आपने। हाँ जी, इसमें ये मैं अर्ज़ कहा था ना, अब उसमें जिसने गुर्दा देना है उसको, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस भी किया कि बात पैदाइशी गुर्दा एक होता है, जैसे आपके अंकल थे 80 साल गुजार गए, तो ये बात तो साबित हो गई कि गुर्दा देने से उस बंदे को नुकसान कोई नहीं है, बल्कि एक जो वो दे रहा है। देव है, वो एक नेकी कर रहा है, एक उसके लिए एक समझे बड़ी एक हौसले की बात है कि वो अपने किसी दोस्त भाई या जो भी है उसको डोनेट करके उसको नई लाइफ दे रहा है। सही हो और ये वन थिंग इस कहते हैं ना पक्का, कि उसमें कम से कम उसको कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है। ये है थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है बंदा कि मैंने एक गुदा दिया, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डोनर आ रहे हैं, जो हमने 98 में किया था, एक भाई ने भाई का दूध अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हेल्दी है, वो 1998 में दिया हाँ था। जी, चलाता भी रक्षा है वो, आप और यकीन माशाल्लाह देखिए हाँ 2025। जी। तो दूसरा उसमें ये हो कि जब लेकिन जिसको देते हैं, जी, मैं लोग अब इसी कहते हैं तरह- ट्रांसप्लांट का फायदा कोई नहीं होता क्योंकि उसके बाद भी बड़े लोग जो है वो मर जाते जी, हैं। मैं इसी तरफ आ रहा। अब उसमें एक मिथ ये होती है कि शायद हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो 2 गुर्दे वो निकाल देते हैं, उनको हम कुछ नहीं कहते, वो ऊपर पड़े हुए हैं। ये हम नीचे करके लगाते हैं, पेट के निचले हिस्से में राइट साइड पे नीचे करके लगाते हैं, उसकी जगह बना के। अब इसमें कोई शक नहीं, जब उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसकी लाइफ थोड़ा सा रिस्की हो जाती है। रिस्की इसलिए हो जाती है कि उसको हम जो दवाइयाँ देते हैं ना, उसका क़ुव्वत मुदाफ़त सिस्टम समझ लें कि बिल्कुल उसको हम माइनर लेवल पे ले आते हैं, ताकि वो उस गुर्दे को डैमेज ना करे जो हमने उसको लगाया हुआ है। उसके लिए उसको लाइफ लॉन्ग जितना भी अरसा वो ज़िंदा है वो दवाई खानी पड़ती है, एक डोज भी मिस नहीं कर सकता। जब क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होगी तो उसके 2 हिस्से हैं उसके पास, कि वो एक तो इन्फेक्शन प्रोन है, जहाँ भी जाएगा कोई भी इन्फेक्शन हो गई, खुदा ना खास्ता ज़्यादा जो तंग करती हैं फंगल या बैक्टीरियल, तो उसमें वो किडनी डैमेज का ख़तरा होता है। और दूसरा उसके लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो उस लिहाज से उतना हैवी वर्क नहीं कर सकता। तो बात ये है कि व्यूअर्स अल्टीमेटली हमने कोशिश की कि जितना मैक्सिमम गुर्दों से रिलेटेड कवर कर सकते हैं करें। अब ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं कि कुछ लोगों को ब्लैडर में वीकनेस होती है तो बार बार यूरिन आता है। बहुत सी ख़वातीन जो प्रेगनेंसीज़ के अमल से बार बार गुजरी होती हैं उनका ये इशू हो जाता है। मेनोपॉज के बाद कुछ तो ये बहुत से गुर्दे से रिलेटेड तो व्यूअर्स हम बहुत बात कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि जनरल चीज़ों को टच कर लें और आपको ये एक्सप्लेन कर सके कि गुर्दे कितने अहम हैं हमारे जिस्म के लिए और उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए कि कुछ भी ना हो तो कितनी अच्छी बात है, तो अपने गुर्दों को ऑप्टिमल हेल्थ देने के लिए हम क्या करें, आपका पैगाम। अच्छा, इसमें एक स्पेसिफिक 1 सेकेंड के लिए दूसरा एक ऑप्शन आती है आजकल, कैडावर ट्रांसप्लांट। अच्छा जी, जो ब्रेन Dead- dead body का। बॉडी स्केट है वो, उस पर हम आप काम करें। अभी तो लॉ भी गवर्नमेंट ने पास कर दिया, तो हमारे पास एक ये ऑप्शन भी है। इसमें आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं अपने जो अवाम है या नाज़रीन है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें फतवे भी हमारे पास हैं मौलाना के, कि ये हम लीगली कर सकते हैं, कर सकते हैं। इससे और काफ़ी उसके हेल्पफुल अलावा व्यूअर्स बात यह है कि आप अपना नाम डोनर लिस्ट पे डाल सकते हैं। जिस तरह कनाडा में भी ओहिप, जब मेरा जो वहाँ का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें मेरा लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर मेरे कि अगर खुदा न खास्ता मैं वहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहती, वहाँ पे कुछ होता है तो मेरे सारे ऑर्गन्स जो हैं मैंने सारे ही डोनेट कर दिए। भाई जब मैंने ज़िंदा ही नहीं रहना, अगर मेरे किसी भी ऑर्गन से कोई इंसान डॉक्टर साहब जी जिंदगी जी सकता है, मैं तो चली गई ना। बिल्कुल। तो वो वैसे उधर गलसट और जानी उसके है। अलावा मैंने SIUT में भी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। मैं जिना में भी अपने आप को रजिस्टर कराती हूँ, अगर आप मुझे कहते हैं जी, तो सर ठीक है। आप अपने आप को ये रजिस्टर कर सकते हैं हाँ ना? जी, बिल्कुल। तो आप जाएं अपने आप को रजिस्टर के। व्यूअर्स मैं हमेशा आपको कहती हूँ खून डोनेट करें, क्योंकि वो एक जिस्म का सदका आप निकाल रहे हैं और हर 6 महीने आप ब्लड डोनेट वैसे तो 4 मंथ्स कर सकते हैं, चलिए सेफ साइड पे एवरी 6 मंथ्स आप जाएं खून डोनेट करें। मेरा B नेगेटिव है, मैं एवरी 6 मंथ्स डॉक्टर साहब देती हूँ क्योंकि मिलता ही नहीं है। हाँ जी। मुश्किल खून है। अच्छा, जिस्म के ऑर्गन्स आपने रहना नहीं है, आपका जिस्म चला जाना है मिट्टी के अंदर, मिट्टी में और गलसट जाना है, सीधी सी बात। तो आप उसमें से जिस चीज को आप देखिए, ईदी साहब अपनी आंखें दे के चले गए जी बिल्कुल। और क्योंकि कोई चीज उस तरह से नहीं तो आंखें वो दे के चले गए। बिल्कुल। तो हमने इन लोगों के नक्शे कदम पे चलना है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली आपका पैगाम गुर्दों के मसाइल से बचे कैसे व्यूअर्स को। जी थैंक यू वेरी मच। इसमें ये कि मैं एक कुरानी आयत पढ़ूंगा कि लक़द काना रसूलुल्लाह फ़ी उसवतुन हसना, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। आप उनके लाइफस्टाइल को अगर देखें ना, वही लाइफस्टाइल आज भी फ़िट आता है। अगर उस लाइफस्टाइल में आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो इसमें बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। कॉमन सी एक वाक़या था कि एक रोम का या ईरान का हकीम आया था मदीना में और काफ़ी अर्सा बैठा रहा, तो उसके पास बीमार होकर कोई ना गया। तो उसने लोगों से पूछा कि यहाँ लोग बीमार नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं,
क्यों? क्योंकि ये स्टाइल है, इस स्टाइल में रहते हैं, इस स्टाइल में बीमार नहीं होता। तो जो गुर्दों के लिए भी उसी तरह सेम वही पैटर्न है कि अर्ली बेड, सुबह उठना है, हल्की वॉक करनी है, और जो भूख रख के खाना है। हाँ जी, हाई प्रोटीन डाइट जिसमें ये आती हैं, बीफ है, ये कम से कम इस्तेमाल हो। पानी कम से कम आप उतना पिएं कि आपकी यूरिन आउटपुट कम से कम 2 लीटर पर डे हो। उसके लिए क्वांटिटी फिक्स नहीं है, किसी को हो सकता है कि 4 गिलास पीने पड़े, किसी को 8 पीने पड़े, किसी को 10 पीने पड़े, ये अकॉर्डिंग टू उसके जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या उसके मुताबिक। और दूसरा ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वेजिटेरियन ज़्यादा है, उस तरफ ना जाए तो आप स्टोन से भी बच जाएंगे, बाकी चीज़ों से भी बच जाएंगे, क्योंकि इतनी वैरायटी है, परहेज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप फिर रिपीट कर दूँगा कि 2 लीटर यूरिन आउटपुट मस्ट है आपने अगर हेल्दी रहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई नो यू आर वेरी बिजी, आपने स्पेशली हमारे लिए प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में आपके लेवल का, आपके कैलिबर का जब बंदा बैठ के बात करता है ना, तो डॉक्टर साहब व्यूअर्स भी फिर सुनते हैं और उनको पता होता है कि भाई एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द यूनिट है, तो उनसे बेहतर कौन हमें गाइड कर पाएगा। तो व्यूअर्स जो आप हर वक्त पूछ रहे थे, मुझे पथरी है मैं क्या करूँ, मुझे फलां है मैं क्या करूँ, तो व्यूअर्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्तनिद डॉक्टर से, प्रॉपर हॉस्पिटल जाएं, मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें और अपने मसले का हल ढूंढें और राइट टाइम पे टाइमली इलाज करें। जिस तरह के पूरा पिछला महीना हर रोज़ मैं यही बात करती हूँ कि ख़वातीन कैंसर जब तीसरे चौथे स्टेज पे पहुँचता है तब उनको होश आती है कि जी अब हम जाके गिल्टी चेक करा लें। सो व्यूअर्स, एटलीस्ट जिस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है और जिसका एहसास हो रहा है उसको तो चेक करें। इवन जब गुर्दे फेल की तरफ जा रहे होते हैं, पैर सूजने शुरू हो जाते हैं, हाथ सूजने, जिस्म में चेंजेस आ रहे होते हैं, अगर दर्द ना भी हो रही हो तो अपनी बॉडी को तो जाने। जिस जिस्म में आपने सारी ज़िंदगी जीना है उस बॉडी को अंडरस्टैंड करें कि ये नॉर्मल से हट के कुछ हो रहा है। डॉक्टर से जाके चेकअप करा लूँ, डॉक्टर आपको गाइड कर देगा। तो व्यूअर्स, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ख़वातीन की एम्पावरमेंट की और कितना ज़रूरी है कि एक औरत की मेंटल हेल्थ स्टेबल हो ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन और आसान अंदाज में जी सके। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने कहा जल्दी से शेफ़ पे नज़र डाल देते हैं क्योंकि अब हम बात करने लगे हैं फ़ीमेल एम्पावरमेंट की और मेंटल हेल्थ की, और जैसे ही वो बात होगी तो किचन में तो हम में से किसी ने कोई लिफ्ट नहीं करानी। तो चल मेरा बच्चा बता दे कि आज क्या तैयार किया है। आज बना है चिकन चाउमीन विद चिकन एंड वेजिटेबल ग्रेवी, जिसके साथ हमने सर्व किया। और जैसे कि बताया, इसको आप प्लेन राइस, गार्लिक राइस, फ्राइड राइस, जो आपको पसंद है आप इसके साथ खा सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई जो भी खाना है घर पे बना लें। हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है व्यूअर्स, वो है हमारी खुराक। वो फ्यूल है जिस पे हम चलते हैं। गाड़ी के अंदर आप सुपर हाई लेवल का पेट्रोल डाल लें या बिल्कुल ही बेसिक लेवल का डाल लें, कारकर्दगी। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर अपनी बॉडी को ऑप्टिमल हेल्थ में रखना है तो जो भी चीज़ आता है खाएं, घर पे बनाएं, हेल्दी अंदाज में बनाएं। थैंक यू सो मच। वेलकम। चलें जी, अब बढ़ते हैं उन ब्रिलियंट ख़वातीन की तरफ जो आज हमारे साथ हैं। दो बड़ी ही खूबसूरत और टैलेंटेड लेडीज़ हमारे साथ हैं जो आज हमें गाइड करेंगी। फ़ीमेल एम्पावरमेंट पे भी वो हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी औरत बहुत एम्पावर्ड है। अगर आप एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम ने जितनी एम्पावरमेंट औरत को दी है शायद ही किसी और जेंडर को या किसी और एज कैटेगरी को वट एवर दी हो। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमसायों को भी बड़े राइट्स दिए हैं, इतने के लोग कहते थे कि शायद डायरेक्ट रिलेटिव से ज़्यादा ही ना कोई इनको राइट्स मिल जाए। एक बात हो गई। दूसरी बात, जनरली बहुत बड़ी वेव आई है चेंज की, लेकिन उसके साथ जहनी तवाज़ुन का बैलेंस में रहना, मेंटल हेल्थ का स्टेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज दो बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। शाहिदा नवीद साहिबा हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड देन हमें ज्वाइन किया है फलाहत इमरान ने। एक तो नाम का मतलब भी जानना चाहूँगी क्योंकि बड़ा खूबसूरत नाम है, ऊपर से हैं भी प्रेसिडेंट, वो भी वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर डिवीज़न की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फलाहत का मीनिंग क्या है? व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम।
फलाहत फलाह से निकला है, हय्या अलल फलाह, बेहतरी इसका मतलब है बेहतरी। ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम। एक्चुअली जब अपने नहीं हुए थे बच्चे, उन वक्तों में पूछ लेती तो सारे मेरे बच्चों के डिफरेंट यूनिक नाम होते। अब हमजा, हसन और नूर बानो है। चले ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जमा कर रही हूँ नाम में। ओके, सो गर्ल्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए, देखिए विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो लोग फेमिनिज्म की रूट निकल जाते हैं और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ट्रूली एम्पावर्ड ख़वातीन होती हैं उनका ओपिनियन अबाउट विमेन एम्पावरमेंट ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो आप दोनों से, मैम आपसे बात का आगाज़ करते हैं, आपके लिए एक एम्पावर्ड औरत कौन है, क्या है? थैंक यू सो मच जुगन, आपका बहुत शुक्रिया। और ये मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी जो आजकल की जिस तरह सिनेरियो बन रहा है, लेडीज़ जिस तरह आगे आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि औरत का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शी इज़ अ मोर रेजिलिएंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। औरत का बहुत, इसलिए कि वो एक नेशन बनाती है आपकी, वो सिर्फ घर में एक रहने वाली औरत नहीं है, उससे एक कौम आपकी डेवलप हो रही होती है। लाइक आई एम रनिंग माई ओन NGO, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और मेरा मकसद है बेसिकली जो उनको एम्पावर करना, उनको स्किल्ड करना। और मेरा बिलीव है कि अगर मैं 50 लेडीज़ को एम्पावर, मैं मोर देन 50-100 कर चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है 100 घराने आपने, 100 घराने मैंने डेवलप कर दिए, 100 नेशंस मैंने डेवलप कर दी, वो आगे जाके अपनी नस्ल को बनाएंगी। तो औरत का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है 3 पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। तीनों में लेडीज़ आ रही हैं, बिजनेस में आ रही हैं, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत आ रही हैं, और मेरा ख्याल उनका कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी भी है। और जहाँ तक मर्द की आपने बात की, मेरे हस्बैंड खुद हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है जिना हॉस्पिटल में, ट्रांसप्लांट सर्जन है, तो उन्होंने मुझे बहुत एम्पावर किया, मुझे बहुत वेज दिए, मेरे साथ खड़े हैं। मैं जितना हेल्थ पे काम कर रही हूँ वो सब उनकी कंट्रीब्यूशन से कर रही हूँ। तो मैं ये बिल्कुल गलत समझती हूँ जो औरतें कहती हैं कि हमने आगे बढ़ना है तो मर्द से मुकाबला करके, नेवर। अच्छा, उनके मुकाबला तो अपनी जगह है मैडम। फलाह जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो एक पूरी मुहिम शुरू हो गई थी, हम पिट रहे हैं एज वुमेन कि यार हमें बराबरी और इक्वालिटी के साथ लेके चलो, फिर जैसे ही बराबरी इक्वालिटी पे पहुँचते हैं तो मर्दों को गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। तो फिर हमने क्यों वही रवैया डेवलप करना है जो मर्दों ने पहले हमारी तरफ डेवलप किया था? क्या हर जनरेशन को अगली जनरेशन से बेहतर नहीं होना चाहिए? जी मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम जुगन, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यू लुक ब्यूटीफुल बाय द वे, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अच्छा, तो अब हमारा ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमारे तो मैं विमेन चेंबर के हवाले से ही बात करूँगी कि हमारा जब हमारी मेंबर्स बनती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो हम पहली बात उनको कहते हैं कि आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने चेंबर को, तो कर रहे हैं रिप्रेजेंट जहाँ भी आप जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो किसी का दिल दुखाए, और किसी के साथ भी मुकाबले करके, तो चाहे वो आदमी हो या जो भी हो, आपकी बिज़नेस हो, कुछ आपने अपना एक हेल्दी कंपटीशन रखना है। किसी की पुट डाउन करके, इवन मैन, आदमियों को पुट डाउन करके आपका कुछ भी नहीं बनेगा। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। और वही वाली चीज़ ना, जैसे मैंने आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपके बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ मैडम, आपके बारे में भी जानती हूँ कि ऑब्वियसली जब इंसान किसी से मुलाकात करता है या प्रोग्राम पे, तो थोड़ा बहुत आपके बारे में जो मैंने सबसे ज़्यादा बात सुनी है वो ये सुनी है कि मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, आपका फोकस हमेशा होता है लोगों को अपलिफ्ट करना। जी, और यही तो बात है व्यूअर्स, चाहे मर्द हो या औरत हो, एम्पावर्ड इंसान वही है जो अपनी ज़ात में मतलब अपनी ज़ात को इम्प्रूव करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने साथ लोगों को लेके चलता है। डेफिनेटली। सिर्फ अपने आप को वो जो कहते हैं ना, वो नहीं दिखाना, हर बंदे को साथ। अब जैसे मैम, यू आर एन अकम्प्लिश्ड ब्रिलियंट वुमन, आपका अपना काम है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बने चेंबर ऑफ कॉमर्स की और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करें। आपका पर्पस क्या था ये करने का, बताइए। विमेन चेंबर में मतलब प्रेसिडेंट बनने का आपका रीज़न क्या था? बहुत जिम्मेदारी है, इट्स नॉट बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैं 2017-18 में भी थी। आई वाज प्रेसिडेंट, आई गॉट री इलेक्टेड इन 2024 टिल 2026, और मुझे एक तो बड़ा ऑनर है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने टेन्योर में किसी कुछ औरतों को, आई वुडंट से ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ औरतों को अगर मैंने उनको इंटरनेशनल ट्रेड में ना मैं लेके जा सकी,
और तो वो फिर मेरे लिए एक चैलेंज है अभी ये। मैं भी आपके पास आऊंगी गाइडेंस के लिए, क्योंकि मैंने इंशाल्लाह। एक ब्रांड चला रही हूँ और दूसरी में स्टार्ट करने लगी हूँ, तो आपकी गाइडेंस मेरे लिए Definitely। इनवैल्यूबल होगी। अच्छा व्यूअर्स, एक और ये प्रॉब्लम जो हम खवातीन में पता नहीं क्यों होती है, मर्द एक दूसरे से ना हेल्प मांगने में या गाइडेंस मांगने में कतराते नहीं हैं। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि अगर मैं मैडम आपसे आके पूछ लूँगी कि यार मैम मैंने भी फॉर एग्जांपल अपना एनजीओ शुरू करना है, तो शायदा जी मुझे ज़रा गाइड करें कि कैसे करना है। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि औरत हमें हमेशा पुट्ठा ही मशवरा देगी, बिल्कुल सही जबकि गलत बात है। हम ही एक दूसरे को आगे लेके ऐसे ही चलेंगे। है, ऐसे ही है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने यही सोच के ही स्टार्ट किया था कि मैं औरतों को ही आगे लेके आऊँगी। लाइक मैं डॉक्टर कम्युनिटी में हूँ, हेल्थ कम्युनिटी से सारी मेरी है रिलेशनशिप, तो मेरा था मैं इन्हीं जो डॉक्टरों की बीवियाँ घरों में बैठी हैं कुछ नहीं करती, मैं इनको ही निकालूंगी। लेकिन औरत निकलती भी मुश्किल से है। माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, हमें बहुत सी औरतें हमारे पास आती हैं, तो उसके लिए हमने एक बड़ा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया, दैट इज़ वुमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेटर, और इट इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसके साथ हम कर रहे हैं। और यही और जो बाय द आप वे कह ये रहे जो मैडम ने बात की, पूरी ग्रूमिंग करते हैं जी। सो सिर्फ ये नहीं, तो अगर कोई बच्चे किसी गांव देहात से अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में ही कोई गिरदो नवाब में कोई खातून है, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। अब आपको भी पता है व्यूअर्स, मुझे भी पता है, अपनी चीज को बेचने के लिए जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको अपनी चीज को प्रेजेंट भी करना है, Definitely। तो उसकी भी आप लोग ग्रूमिंग करते हैं, चाहे आप तालीम याफ्ता ना भी हो। जी, उसमें ये है कि हम खाली बता दें तो हमने उसके पूरे कंपोनेंट्स 13 कंपोनेंट्स रखे हैं, जैसे आइडिया वैलिडेशन है, उसके बाद सो ऑन, जो हर बिज़नेस को ज़रूरत होती है। तो वो फिर जब आती हैं उनको एक कंप्लीट, उनको 3 मंथ्स की एजुकेशन मिलती है कि आपने अपनी बिज़नेस को, ताकि जो शुरू के ट्रायल एंड एरर हैं उससे बच जाएँ। ऑसम। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक एरिया है फीमेल विमेन एम्पावरमेंट का जिसको हम टच नहीं करते, जो है हमारी मेंटल हेल्थ। मशीनों की तरह औरतें लगी रहती हैं, घर का भी काम कर रही हैं, ऑफिस भी देख रही हैं। आप दोनों मेरे सामने बैठी हैं, मुझे बताएं क्या घर की चीज़ें नहीं देखनी पड़ती? डेफिनेट, बहुत कुछ देखनी इस वक्त अगर घर में काम करने वाला कोई बंदा जॉब छोड़ के चला जाता है और उसी वक्त कह रहा है कि जी मेरे इसी वक्त हिसाब करे, तो वो आपके हस्बैंड या आपके किसी फैमिली मेंबर ने नहीं करना, वो आपको ही फ़ोन है ना लाइव प्रोग्राम के दौरान कि बाजी जी तुसी ऑनलाइन फिर भेज दो। सो बात ये है कि वो भी करना और कुछ सेम्बलेंस अपनी एक पर्सनल लाइफ भी रखना अपनी ज़ात की हद तक। ये कैसे मैनेज करे एक एम्पावर्ड औरत, ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड, एम्पावर्ड एंड एम्पावरिंग लेडीज़ हमारे साथ है। शाहिदा जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने तो एनजीओ भी इससे रिलेटेड बनाया हुआ है, कि कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान जो हज़ार मसलों और इश्यूज़ में घिरा हुआ है कि उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल हो। हर बंदा कहता है आजकल औरतों को बड़ी एंग्जाइटी होती है, इनको बड़ी टेंशन होती है, एवं ख़वातीन को डिप्रेशन हो जाती है। आप बताइए कि एक औरत के कितने प्रेशर्स होते हैं और दिमागी तवाज़ुन सेट होना कितना ज़रूरी होता है? ये सवाल मैम आपसे भी है। जी अच्छा, पहले तो ये बात कि मेंटली हिट होना किसी एक का नहीं होता, जेंडर नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है। हर इवन के बच्चों में बहुत डिप्रेशन आ रहा है आजकल बच्चों पे जो जितना एजुकेशन का हमारा सिस्टम हो रहा है, बाहर के जितने बच्चों में सोशल उनको आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, तो बच्चों में स्ट्रेस बढ़ भी रही है, बच्चे जल्दी आगे जाना चाहते हैं। फिर लेडीज़ कहा जाता है, चाहे वो वर्क पे हैं चाहे वो घर पे हैं, दोनों तरह से वो मेंटली हिट हो रही होती हैं। वर्क लाइफ पे भी जाती हैं तो उनको एक तरह का वहाँ का भी बैलेंस करना है, अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना है, बच्चों के साथ भी आपको करना है, घर में काम वालों को भी आपने लेके चलना है, हस्बैंड को भी खुश करना है, फिर आप प्लस अपने साथ सोशल भी है, तो आपके लिए मज़ीद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मर्द भी होते हैं, मर्द भी जॉब पे जाते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने भी फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर करना है, फैमिलीज़ को लेके चलना है। मैं ये कहती हूँ कि आप मेंटली हिट होने को बीमारी मत समझें। हम फिज़िकल बीमारी को बीमारी कहते हैं लेकिन मेंटली को नहीं कहते। आप जब भी कहीं पे भी मेंटली हिट होते हैं तो आप ज़रूर अपने कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें, काउंसलिंग कराएं, आप डिस्कस करें। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। सफला जी सेम क्वेश्चन टू यू, बट वही वाली बात है ना कि मैम ने कहा कि मर्द ने भी करना है, औरत ने भी करना है। अगर आपकी नंद की बर्थडे भूल गई आपको, ये जैसे कि अगर आपके हस्बैंड को
और उनको प्रेजेंट नहीं मिला, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, ये आपकी स्पेसिफिक नहीं, वैसे एक बात कर रही हूँ, या आपकी सास की सालगिरह है, बेटे को याद रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर, उसने गिफ्ट खरीदा कि नहीं खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बहू भूली, वो भी चाहे 12-12 घंटे 14 घंटे दिन में काम कर रही है, तो सारा मलबा उसी पे पड़ता है। आज आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज खवातीन की कंपैरेटिवली हैं ज़्यादा, तो कैसे बंदा स्टेबल रहे? मेंटल आप क्या करती हैं? अच्छा, मेंटल हेल्थ का तो बड़ा औरतें कहा जाता है मल्टीटास्कर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आजकल के ज़माने में क्योंकि फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, जैसे सोशल मीडिया का भी, अगर वर्किंग विमेन हैं तो उनके ऊपर ये भी होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अप टू डेट रहे, उनका बिज़नेस अप टू डेट रहे, कितने चेंजेस आते हैं हर बिज़नेस में। अब अगर मेरा आप बिज़नेस ले लें ऑफसेट और डिजिटल प्रिंटिंग वो है, तो उसमें आप देखें कि आई थिंक बाय द मंथ एक चेंज आ जाता है। सो बिज़नेस की एक वो होती है मेंटल स्ट्रेस होता है और ऐसे, और अदर देन दैट कि आपने सारी चीज़ें, पीपल एक्सपेक्ट कि औरत है तो वो हर कुछ अच्छी तरह चलाए। मतलब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर तो उसके पास बहुत टाइम है, और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके स्यापे ज़्यादा हो जाते हैं। 19 साल का हमजा एक पास है तो 5 साल की और नूर और 9 साल का हसन एक पास है। ऑनेस्टली उनके अपने ही नौयत के मसाइल होते हैं, और उधर भी वो माँ को ही आवाज़ लगाते हैं। मेंटल हेल्थ आप उसी वक्त अपनी ठीक रख सकते हैं जब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक होगी। तो सबसे ज़्यादा अपना ख्याल अगर आप रखेंगे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का रखेंगे, डेली डाइट का रखेंगे, डेली एक्सरसाइज का रखेंगे, चाहे आप जितना काम कर रहे हैं लेकिन अपना एक्सरसाइज का हाफ एन आवर निकाल लें, वॉक कर लें, घर के अंदर ही कर लें, अपने लाउंज में कर लें, जो करना है करें, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑब्वियसली फिर आप जो भी आपका रिलीजन है, आप कुरान पढ़ेंगे, आप अल्लाह से दुआ करेंगे, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एंड स्टे पॉजिटिव एंड थिंक, अपनी थिंग्स टू डू बनाएं और अपना पॉजिटिव चीज़ें सोचें, तो आपकी मेंटल हेल्थ आप बहुत उसको बेहतर हो जाती कर है, सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकता है। एंड वही वाली बात है ना व्यूअर्स, खुदा न खास्ता कैंसर हो तो हमें ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर दिमाग का कोई इशू होता है तो इस डर से कि कोई पागल ना बुला दे। आई रिमेंबर मैं छोटी होती थी, मैं 13-14 साल की थी, तो मैं बहुत तंग करती थी, तो किसी ने मामा को कहा कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, शायद इसमें ऐसे मसाइल चल रहे हैं जो तुम लोगों के साथ नहीं शेयर करती। अच्छा, मामा मुझे लेके चली गई वहाँ पे, मुझे आज भी याद है 14 साल की उम्र पे जब बिठाया, उन्होंने कहा, वो सामने जो बैठी हुई थी खातून, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो एक ही दफ़ा मैं गई तो मैंने मामा को मुड़ के कहा, मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं, ये तो पागलों की डॉक्टर है। उन्होंने आगे से मामा को कहा कि जब तक ये खुद जहनी तौर पे रेडी नहीं होगी आने के लिए, तब तक मैं इसको नहीं ट्रीट कर सकती। अब ये 14 साल की हो गई है, अब उसका वो एज, सो द पॉइंट है सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करना है। एंड में आपकी लाइफ की सबसे एम्पावर्ड मोमेंट क्या थी? व्हेन यू फेल्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग सेटल्ड, इस टाइप के, जैसे वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में आई हैव अराइव्ड, यस। आपकी वो मोमेंट क्या थी? और मैम आपकी भी। बात वही कि मैं बहुत कुछ करने का तो मेरा पैशन बहुत सा था, ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए, लेकिन मैंने प्राउड फील किया जब मैंने झुग्गियों की बच्चियों को और घरों में काम करने वाली बच्चियों को मैंने एम्पावर किया। अब वो बच्चियाँ घरों में सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, वो बच्चियाँ जो है वो पार्लर का कर रही हैं अपने घर में। तो मैं बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि मैं सिर्फ खुद नहीं एम्पावर हुई। ठीक है, अपनी तो सेटिस्फेक्शन होती है कि अगर एज अ लीडरशिप मैं रोल कोई प्ले कर रही हूँ तो मैं दूसरों को भी लीडर बना रही हूँ, क्या बात, मैं उनको भी लीड कर रही हूँ कि वो कुछ अपने लिए खड़ी हों, स्टैंड करें अपने आप। और सबसे बड़ी बात जो मेंटल हेल्थ की आप जब तक अपनी केयर नहीं करते आप दूसरों की केयर नहीं कर सकते। भाई जो अपना जो वो हम कहते हैं ना कि आप कभी ऐसे पार्लर जाएंगे जहाँ पे हर बच्ची की हालत उजड़ी हुई है और इवन ओनर जो है उसके अजीब हालत टाइट हुई हुई है, आप काम उसी से करवाएंगे ना जो आपको लगेगा कि वो हु लुक्स द पार्ट। तो इफ यू वांट टू बी एन एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, व्हाटएवर वन, देन यू हैव टू आल्सो लुक द पार्ट। जी बिल्कुल। जी मैम। अच्छा, मेरी जो खुशी का ये होता है कि जो हमारी विमेन हैं, जो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ विमेन, और जब वो हम मुझे बताती हैं कि पहले हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह हमें इतनी बिज़नेस मिल रही है, हमारी बिज़नेस इतनी प्रोग्रेस की है, तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है एंड आई कीप वर्किंग फॉर दैट। और दूसरी चीज़ है जो मुझे विच आई फेल्ट एम्पावर्ड कि आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड व्हेन एनीबडी प्रेजेस देम देन आई फील आई हैव डन माय जॉब।
क्या खूबसूरत बात आपने कही। यहाँ पे बिल्कुल एंड में आपका एक एक लाइन का पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए, चाहे आपने बच्चों को एड्रेस करना है, पेरेंट्स को करना है, बिकॉज यू आर अ गेस्ट ऑफ ऑनर। सो आप क्या कहना चाहेंगी मैम टू आवर व्यूअर्स? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि टू बी काइंड विद योर ओन माइंड, सेव योर फ्यूचर और सेव योर लाइफ। आप खुद जब तक अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपनी लाइफ आप सेव नहीं कर सकते। नींद अच्छी पूरी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, सोसाइटी से इंटरेक्शन में, जॉब पे, आप बिल्कुल हेजिटेट मत करें किसी को भी कंसल्ट करने से। डिस्कस करें जिस पे आप बहुत रिलाई करते हैं, आपको उससे कोई फीडबैक अच्छा मिल सकता है। हर किसी से मत करें, सब कोई आपके बारे में पॉजिटिव नहीं ले रहा होता। आप उससे ज़रूर शेयर करें जहाँ पे आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अपनी मेंटल हेल्थ को बचाएं। जी मैम। जी मेरा ये है कि माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि एम फॉर द स्टार्स बट कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीम करें, ड्रीम बिग, एम बिग, अपना एम बहुत बड़ा रखें, लेकिन कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड मीन्स कि आप हम्बल रहें और आप रियलिटी से दूर ना रहें। डोंट लिव इन फूल्स वर्ल्ड। जो है उसके साथ आपने बेहतरीन अपना जो भी आपकी विजन है, जो आपकी इंटरेस्ट है, उसको लेके चलना है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद Thank रहें you. और इसी तरह लोगों को एम्पावर करते रहें। थैंक यू सो मच। ये दोनों खवातीन एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल है उस बात का जो बार बार हम शो पे कहते हैं, टीच अ मैन टू फिश, डोंट गिव हिम अ फिश। आप मछली पकड़ना सिखा देंगे, वो बंदा ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं सोएगा। बार बार उसको मछली पकड़ाएंगे, बार बार मांगेगा। तो ये वो खवातीन हैं जो खुद भी इनका देने वाला हाथ है और बाकी खवातीन को, और बाकी अपनी सिर्फ खवातीन को नहीं, अपने इर्द गिर्द लोगों को एम्पावर कर रही हैं ताकि उनका भी देने वाला हाथ हो, मांगने वाला नहीं। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हाथ देने वाला रखे, मांगने वाला नहीं। आमीन। तो ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। खुदा हाफिज़।